Students, welcome to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the laws of chemical combinations. Actually, what are these laws of chemical combinations? So these are the observations or chemical reactions which are summarized in certain statements. Actually बहुत सारी reactions जब अंडर ऑब्जर्वेशंस थी या बहुत सारी reactions को स्टडी किया गया, तो जो जो रिजल्ट्स आए उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको समराइज किया गया इन सर्टन स्टेटमेंट्स. तो उनसे रिलेटेड कुछ सेट स्टेटमेंट्स हमें दी गई कि पर्टिकुलर इस रिएक्शन में ये रूल फॉलो होता है. सो वट एवर वॉज ऑब्जर्व्ड at that time, so these observations they were summarized in certain statements which are named as laws of chemical combinations. ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के. सो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second is law of definite proportions or compositions, third one is law of multiple proportions. ठीक है, and fourth is Gay-Lussac's law of gaseous volumes, and the fifth one is that is Avogadro's law. So इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो व्हाट इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? It states that during any physical or chemical change, the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants. ठीक है, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दूसरे तरीके से इस स्टेटमेंट को और हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं हम? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. ठीक है, मैटर ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट की जा सकती है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द वेरी फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो अब इसको देखते हैं कि और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस लॉ को. दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो क्या क्या मतलब है एक्चुअली इस स्टेटमेंट का? देखो, सो दिस इज द रिएक्शन. हमारे पास कार्बन प्लस O2, कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन से टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, अब कितने ग्राम्स हैं कार्बन? इसमें कार्बन के 1 मोल है, तो 1 मोल दैट इज़ 12 ग्राम. हालांकि मोल कॉन्सेप्ट में अपनी आने वाली वीडियोस में भी डिटेल में आपको समझाऊंगी. तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज़ 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का हमारे पास हो गया 32. और कार्बन का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करें तो दैट इज़ 44 ग्राम्स. ठीक है, ये कैसे आया 44 ग्राम्स? कार्बन का 12 ग्राम हुआ प्लस कितने एटम्स है ऑक्सीजन के 2, और एक एटम का कितना अपने पास एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, दैट इज ऑक्सीजन 16. ठीक है, दैट इज 16. तो हमारे पास आ गया 32 प्लस 12, तो ये हमारे पास हो गया 44 ग्राम्स मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन. ठीक, सो ये रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन से हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन. तो कार्बन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ठीक, सो हमारे पास ये आ गया 44 ग्राम्स. हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 44 ग्राम्स, और इस तरफ हमारे पास भी कितना वेट है 44 ग्राम्स. तो इट मीन्स 44 ग्राम्स हमारे पास टोटल वेट रिएक्टेंट्स का था, और टोटल जो दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो वी कैन से दैट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज वेरीफाइड बाय दिस रिएक्शन. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. Like silver nitrate that is made to react with sodium chloride to give silver chloride and sodium nitrate. ठीक, so these are the given masses. ऊपर हमने एग्जाम्पल में ये एटॉमिक या मोलिकुलर मासेस लेकर के इस लॉ को प्रूव किया था. अब ये हमारे पास है गिवन मासेस. ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. सो सिल्वर नाइट्रेट का जो गिवन वेट है 1.70 ग्राम्स, दैट इज मेड टू रिएक्ट विथ 0.585 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक, और एंड इट गिव्स 1.
0.435 grams of silver chloride and 0.85 grams of sodium nitrate. ठीक, अब हम इस लॉ को अप्लाई करें तो अगेन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो हम इसको प्लस करें तो हमारे पास प्लस करने पे क्या आया, 2.285 ग्राम्स. ठीक है, और दिस इज द टोटल mass on the reactant side. So that according to this law that should be equal to the total mass of the product. So again हमने products के masses को plus किया तो हमारे पास आया 2.285 grams. ठीक है, so which is exactly equal to the total mass of the reactant. So hence we can say this law law of conservation of mass that holds good when the reactants are completely converted into products. ठीक है, अब ये लॉ तो हमने देख लिया कि ये इसमें वेरीफाई करके देख लिया हमने, इस लॉ को इस वाली रिएक्शन में वेरीफाई करके देख लिया हमने. ठीक है, बट हम ये देखें कि अगर इसमें से कोई भी रिएक्टेंट जो है वो कुछ अमाउंट उसका अनरिएक्टेड रह जाता है. ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल मास जो है प्रोडक्ट्स का मे बी कि वो हमारे पास इक्वल ना आए. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं, टोटल मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस मासेस ऑफ द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट. ठीक है, ये स्टेटमेंट हम तभी लगाएंगे जब कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का जो है वो अनरिएक्टेड रह गया है रिएक्शन में, तो तब ये हमारे पास आएगा. तब इस लॉ को हम इस तरह से प्रूव करेंगे, टोटल मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स प्लस मासेस ऑफ द अनरिएक्टेड reactants. ठीक है, so this is the meaning like this statement of this law of conservation of mass. ठीक, फिर अब देखें कि इसकी लिमिटेशन क्या है इस लॉ की. वैसे तो इसमें प्रूफ हो रहा है ऊपर भी रिएक्शंस में, बट कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन दैट इज नॉट ओबेड. लाइक इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस law of conservation of mass is not obeyed. So this is the limitation on this law कि this is not obeyed in the nuclear reactions. ठीक, because mass defect is converted into energy according to the equation. So this we have equation E is equal to delta m c square. ठीक है, ये जो delta m है that is the mass defect. ठीक, and c is the velocity of light. इसमें टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो दिस मास इफेक्ट है और यू कैन से दिस मास डिफेक्ट है ये, दैट मच अमाउंट ऑफ द मास दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है, सो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम प्लस नहीं कर सकते. तो उस केस में हम इसको प्रूव नहीं कर पाते कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो इस लॉ को अब हम एक न्यूमेरिकल लेके और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे हमें कैलकुलेशंस करनी है ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स. जब कोई भी हमें न्यूमेरिकल दिया है और हमें ये इस लॉ को अप्लाई करके कुछ भी कैलकुलेट करना है, सो देखते हैं इस स्टेटमेंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है. सो दिस इज अ स्टेटमेंट, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड would be decomposed by 9.8 grams of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate and 2.7 gram of HCl were produced in a reaction. Assuming that the law of conservation of mass is true. ठीक है, ये इन्होंने हमें दे दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने ट्रू मान के अज्यूम करना है कि दैट इज फॉलोड बाय दिस रिएक्शन एंड दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. अब वट एवर इट इज़ रिटन इन द स्टेटमेंट हम उसको केमिकल रिएक्शन की टर्म में लिख लेते हैं. सो दिस इज व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स सोडियम क्लोराइड है, वुड बी डिकम्पोज्ड बाय H2SO4 के साथ वो रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl. ठीक, अब इनके कितने कितने ग्राम्स दिए हैं, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ना, तो इसका मास जो है हमने सोडियम क्लोराइड का ये हमें कैलकुलेट करना है. सो इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं. इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है कि कितने के साथ उसने रिएक्ट किया, और 12 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट है और 2.75 ग्राम HCl. तो ये गिवन है हमारे पास इन स्टेटमेंट ओनली. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब स्टेटमेंट लगाते हैं.
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब टोटल मास में मास ऑफ NaCl जिसको हमने x माना है 9.8 गिवन है, ये दोनों मासेस भी गिवन है हमें, तो हमने प्लस कर लिया इनको और यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इट मीन्स ये जो 4.95 है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि इतना अमाउंट सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक 9.8 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा to produce 12 grams of sodium bisulfate and 2.7 gram of HCl। ठीक है, सो आई होप कि इस न्यूमेरिकल से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है। सो इसमें तो हमें NaCl का हमने कैलकुलेट किया, तो कोई भी अगर एक मिसिंग है, चाहे वो रिएक्टेंट्स में है चाहे वो प्रोडक्ट्स में है, तो हम किसी का भी मास और किसी का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि सारे गिवन है और एक चाहे प्रोडक्ट में मिसिंग है चाहे रिएक्टेंट्स में मिसिंग है, तो किसी का भी मास जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस लॉ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।